हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का 10वीं क्लास की विज्ञान विषय में स्वागत है। हमारा पाठ 8 चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज के इस वीडियो में बच्चों हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन एवं उनका वर्गीकरण। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है ना, बताए थे ना भाई। कार्बन परमाणु मोस्टली किसके साथ संयोग कर रहा था? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है तो इट मीन्स कार्बन से और हाइड्रोजन से जो बनने वाले यौगिक है वही क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इनको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं इनका वर्गीकरण किया गया है विभिन्न भागों में। तो बच्चों आज हम देखते हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन तो देखो, कार्बन तथा हाइड्रोजन, जैसो नाम में लिख रहा हूं ना वैसे वैसे लिख रहे हैं। हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक जैसे उदाहरण लिखें, कार्बन थे और हाइड्रोजन थे मिलके बन रहे हों जो, जैसे देखो CH4 मेथेन गैस, C2H6 एथेन गैस, C2H2 एसिटिलीन गैस आदि, और बहुत सारे उदाहरण अब भी आते हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन यौगिक के बच्चों। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, कि कार्बन परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के अलावा और कार्बन परमाणु के अलावा, भाई कार्बन के संग मिला के चेन बनावे, श्रृंखला बनावे, और हाइड्रोजन के संग मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है। लेकिन कार्बन परमाणु जो है वो अन्य तत्वों के साथ भी संयोग कर लेता है, जैसे सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सिलिकॉन के साथ, ऐसे और बहुत सारे तत्व जिनके साथ कार्बन परमाणु संयोग करके अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि कार्बन परमाणु केवल या तो कार्बन से जुड़े या केवल हाइड्रोजन से जुड़े। तो कार्बन परमाणु जो है प्रकृति के अंदर जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, सल्फर में नाम ले रहा हूँ, कार्बन नाम ले रहा हूँ, नाइट्रोजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ। देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, खुद कार्बन परमाणु के साथ और हाइड्रोजन के साथ, इन सब के साथ मिलकर ये यौगिकों का निर्माण कर सकता है। और इन सभी यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और तभी तो कार्बन परमाणु से बनने वाले जो यौगिक हैं उनकी इतनी विशाल संख्या इस प्रकृति में पाई जाती है कि ये सबके साथ रिएक्शन कर लेता है, सबके साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। और देखो हाइड्रोकार्बन में कई जगह आपको HC से भी लिख दूंगा, तो आप लोग HC को भी समझ जाना, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? हाइड्रोकार्बन को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है।
मूल रूप से कितने भागन में बांटा गया है? 2 भागन में। इसको पहले भाग को बोलेंगे अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और दूसरे तो कह सकें बच्चों हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चक्रीय अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है इनका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक, ठीक है भैया। और ऐसी चक्रीय यौगिकन को एक दूसरो नाम है, बातें बोले हम वलय युक्त यौगिक। क्या बोल सकते हैं बेटा हम? वलय युक्त यौगिक। वलय को मतलब समझें रिंग, गोल, पूरा चक्र बन जाए। अब देखो साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है इनको फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। और फिर से 2 भागों में बांटा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ठीक है, और दूसरे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों ध्यान से चेक करना, मैं यहीं परिभाषा ने लिखूं इनकी, ठीक है ना। तो देखो बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कई दिखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध देखो एकल बंध कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक ही कार्बन और ये बंध बन गो, ये दूसरो कार्बन, ठीक है ना। एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण लिख देता हूं मैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएंगे बताओ? एल्कीन। कौन आएंगे? एल्केन, सही है। एल्केन श्रेणी के यौगिक, और एल्केन श्रेणी के यौगिकन के कछुकन के नाम लिख दूं मैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। कितने को लिख सके हम? अब ऐसे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा यहाँ नोट कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखियो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक, चाहिए लिखो सीधे, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि या त्रि बंध, तो देखो द्विबंध तो ऐसे बनेगो, है ना, या फिर त्रिबंध ऐसे बनेगो, पाया जाता है। उनते का कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिरते बेटा दो प्रकार के रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। असंतृप्त दो प्रकार के एल्कीन और एल्काइन। अब देखो एल्कीन में तो क्या होगा, इसमें कार्बन परमाणुओं में द्वैबंध पाया जाता है। एल्केन में तो कौन सा बंध पाया जाएगा? द्वैबंध होता है। द्वैबंध का मतलब समझेंगे, कार्बन परमाणु में एसो बंध पाया जाएगा, दो बंध। इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध कैसे होगा बच्चों? C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह का दिख रहा है ना, समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सभी की सभी परिभाषाएं मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। अब इतको आ जाओ भाई, चक्रीय में आ जाओ भैया। इनके उदाहरण में या जगह पे ना लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे आ ना रहे। आपको जैसे ही ये श्रेणी आएंगे बहुत सारे उदाहरण बता दिए जाएंगे। अब साहब वलय युक्त श्रेणी में आ जाओ। इनको दो भागों में बांटा गया है वलय युक्त यौगिकों को। चक्रीय वाले ने दो भाग हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो देखो बेटा ये दो भागन में एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। दो भागन बांट दिए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखो मैं एलिसाइक्लिक की परिभाषा लिख रहा हूं, ठीक है ना। वे यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं जो जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं। जब आप जलाओगे इनको तो धुएं के साथ जलेंगे, मतलब जलाने पर इनमें से क्या निकलेगी? धुआं निकलेगी। चलो यूँ लिखो, धुएं की ज्वाला के साथ, धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। यहाँ उदाहरण लिखता हूँ मैं, जैसे जगह आते साइक्लोहेक्सेन, उदाहरण लिख दिया आप साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक में लिखें वे यौगिक जो जलाने पर, ये तो जलाने पर किसके साथ चलते हैं बताओ? धुएं के साथ। तो वे कैसे जलने चाहिए? बिना धुआं के जलाने पर। अरे ये बिना धुआं जलाने पर, बिना धुआं के, ये बिना धुआं बाहर हैं, ये संतृप्त होते हैं भैया। बिना धुआं के साथ, बिना धुआं की ज्वाला के साथ चलते हैं। गैस वगैरह ना रहे का, एलपीजी गैस, तो बिना धुआं की ज्वाला के साथ चलेंगे ये तो। और वे यौगिक जो जलाने पर धुएं की ज्वाला के साथ
जलते हैं। एरोमेटिक में थे तो गंध आवे, एरोमेटिक यौगिक है ना, बिन में थे तो खुशबू आवेगी, चाहे वो बदबू आवे चाहे खुशबू आवे। और एलिसाइक्लिक यौगिक करने तुम जलाएंगे तो आपको ना खुशबू आएगी ना बदबू आएगी, यानी कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनमें से धुआं नहीं निकलती है ना। धुएं के साथ चलते हैं और धुआं इनकी निकले काली, काली धुएं की ज्वाला के साथ चलते हैं ये। इनमें से या इनमें एरोमेटिक गुण होते हैं, इनमें एरोमेटिक गुण होते हैं। एरोमेटिक गुण का मतलब इनमें से कोई स्पेशल खुशबू बदबू कुछ भी आ सकती है। इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं हम, बेंजीन। इसका उदाहरण भी क्या बना सकते हैं बच्चों हम, बेंजीन। जैसे बेंजीन, देखो सूत्र मैंने दोनों के बना चुके हूँ, लेकिन जब वो मैं बना रहा हूँ यहाँ साइक्लोहेक्सेन को बनाऊँ मैं यहाँ सी हेक्सेन है ना, 6 लेने में हुए सी। अब इसके साथ मेरे को 2 लगाना है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बन गई बेटा साइक्लोहेक्सेन। और ये बेंजीन बनानी है तो कार्बन 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 और इस कार्बन से जोड़ दो, और एक छोड़ के एक है डबल कर दो, और एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है ना। तो ई का बन गई बेंजीन की संरचना। चाहे हम कैसे दर्शा सकें मैंने बता ही चुके हो आपको, इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको, बेंजीन को। तो बेटा देखो मैंने हाइड्रोकार्बन को पूरा वर्गीकरण एक ही संग यहाँ पे लिख दियो। अब आप इसको इस पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे, इन्ने अलग पढ़ेंगे, इन्ने अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण एक साथ पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन तो एलिफेटिक यौगिक कह सकें, और चक्रीय वालों से हम वलय युक्त यौगिक भी कह सकते हैं। कैसे यौगिक कह सकते हैं? वलय युक्त यौगिक। अब जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है वे 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाएंगे। द्विबंध वाले तो क्या कहलाएंगे? एल्कीन। त्रिबंध वाले क्या कहलाएंगे? एल्काइन। और एकल बंध वाले क्या कहलाएंगे? एल्केन। तो 3 नाम आगे तुम्हारे पास, क्रम से याद करो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, 3 नाम आगे। एल्केन एकल बंध 1 नंबर पे, एल्कीन 2 नंबर पे 2 बंध, एल्काइन 3 नंबर पे 3 बंध। ऐसे ध्यान रख सकें हम। अब चक्रीय यौगिक ने 2 भागों में बांट सकें, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक तो ऐसे हैं जो जिनको जलाएंगे आप तो बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक यौगिकों को जब आप जलाओगे तो वो काले धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे कि बेंजीन। ठीक है ना। ये पूरा पूरा वर्गीकरण आप नोट कीजिए वीडियो को पहुंच करके फटाफट से, और फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा चेक करते हैं हम कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यौगिक आपने देख लिए कैसे बने। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण भी हमने कर लिया कि किस तरह से इनको बांट सकते हैं। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक आपके पास आ जाए या आपको मिल जाए तो उसका नामकरण कैसे करें हम, उसका नाम कैसे बताएं कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोगों को हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण की पद्धतियाँ पढ़नी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है नामकरण की पद्धतियाँ। हर वर्ष 2 क्वेश्चन नामकरण के बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं, 100% प्रति वर्ष आते हैं। इसलिए आपको नामकरण का काम बहुत ही टैलेंसी के साथ करना है। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण। हाइड्रोकार्बन
यौगिकों का नामकरण। ठीक है ना, नामकरण कैसे करें हम? तो देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। इन यौगिकों के, बिल्कुल मैं ABC से स्टार्ट कर रहा हूं, छोटे लेवल पे। इन यौगिकों के नामकरण की निम्न 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियों के नाम लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 रोड पद्धति, नंबर 2 व्युत्पन्न पद्धति, नंबर 3 IUPAC पद्धति। ठीक है, ये 3 पद्धति नामकरण की हाइड्रोकार्बन के लिए दी गई हैं, जिनमें से बच्चों आप लोग ध्यान करो कि रोड पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति, ये दोनों पद्धति तो एक मान सकते हैं इतिहास मात्र हैं। ये दोनों पद्धति तो ये नामकरण का इतिहास मात्र हैं। मुख्य रूप से हमको पढ़नी है कौन सी? IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति आपके सिलेबस में है, इसी में से प्रश्न आता है। लेकिन IUPAC पद्धति पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको इन दोनों पद्धतियों के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी भी यौगिक का नामकरण शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत कहाँ से हुई और वहाँ से ये कहाँ तक पहुँचा। इसलिए हम रोड पद्धति से ही शुरू कर रहे हैं। रोड पद्धति को हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद व्युत्पन्न पद्धति को चेक करेंगे, फिर फाइनली हम चेक करेंगे किसको? IUPAC को। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, रोड पद्धति में हम नामकरण चेक करते हैं सबसे पहले। तो मैं रोड स्टार्ट कर दूं, इन दोनों ने मिटा रहा हूं। ठीक है ना, डैश कर देते हैं। रोड पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है वो उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत, अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है। गुणों के आधार पर किया जाता है। देखो, प्राकृतिक स्रोत को मतलब जिस यौगिक को आपने जिस स्थान से प्राप्त किया है उसके आधार पर कर दें या तो नामकरण। अगर कोई कीचड़ से मिले हो तो वह को कीचड़ के नाम के आधार पर, अगर और दूसरा गुणों के आधार पर, कोई यौगिक जैसे गुण रखे वह गुण के आधार पर ही वह को नामकरण कर दें। ठीक है ना। तो देखो, या के काज हम चेक करें, जैसे तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। जैसे देखो, यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं यौगिक का सूत्र, ये तो लिख रहा हूँ मैं यौगिक का सूत्र। इसके पीछे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोड नाम, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसका प्राकृतिक स्रोत। कैसे स्रोत से मिले भाई के हिसाब से को नाम का धरे हमने। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं CH4 की। सूत्र है हमारे पास कार्बनिक यौगिक का CH4, और इसको बोलते हैं हम बेटा मार्स गैस। इसका रोड नाम क्या दिया बच्चों? मार्स गैस। वैसे कौन सी है? मेथेन गैस है ही। ठीक है ना, मेथेन गैस इसको बोलते हैं, बायोगैस इसको बोलते हैं, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसको
कहाँ से प्राप्त किया गया? मार्सी एरिया से प्राप्त किया गया, यानी कि दलदली एरिया से। मार्सली एरिया, मार्सली का मतलब दलदल वाला क्षेत्र, जहाँ कीचड़ खाचड़ होती है, तो दलदल से प्राप्त किया गया था। बस ध्यान रहेगा, मार्सी क्षेत्रों से प्राप्त लिख दो, दलदल, मार्सी माने दलदल होता है। दूसरा यौगिक लेते हैं हम CH3OH, इसको बोलते हैं बच्चों हम कास्ट स्पिरिट। इसको क्या बोलोगे आप? कास्ट स्पिरिट। कास्ट माने बताओ, लकड़ी, तो इसको कहाँ से प्राप्त किया हो गया? लकड़ी से। तो इसको प्राप्त किया गया था लकड़ी के भंजक आसवन से। CH3OH को कहाँ से प्राप्त किया गया? लकड़ी के भंजक आसवन से। अब देखो, अगला नाम ले रहा हूं मैं CH3OH। क्या बोलते हैं इसको? वैसे तो बोलते हैं इसको एसिटिक अम्ल, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक अम्ल। और रूढ़ पद्य में क्या बोलेंगे आते? सिरका। क्या बोलेंगे? सिरका। और इस सिरके का लैटिन नाम, सिरके का लैटिन नाम क्या है? एसिटम। एसिटम से लिया गया है ये नाम। भाई सिरकाई तो होता है ये एसिटिक अम्ल, और सिरके का लैटिन नाम होता है एसिटम। एसिटम से बना दिया एसिटिक अम्ल। तो गुण और स्रोत दोनों में से कोई से आधार पर नाम लिख सकें। चौथा यौगिक लेता है यहाँ पर HCOOH, इसको बोलते हैं बच्चों हम फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। इसको प्राप्त किया गया था चींटी से, और चींटी को बेटा लैटिन में बोलते हैं फर्मिका। चींटी को लैटिन में क्या बोलते हैं? फर्मिका। फर्मिका चींटी, लाल चींटी जो रे से प्राप्त। और एक और मैं एग्जाम्पल नोट करता हूं आपको, लैक्टिक एसिड का। एक एग्जाम्पल और नोट कर रहे हैं बच्चों हम, किसका? लैक्टिक एसिड। ये देखो सूत्र में लिख रहा हूँ लैक्टिक एसिड का, आपको ध्यान रखना चाहिए। COOH लिख रहा हूँ यहाँ पर। कार्बन परमाणु है जिसके चारों तरफ एक तो OH जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक COOH जुड़ रहा है। ये सूत्र होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल का। किसका है? लैक्टिक अम्ल का। कई बार पूछ लिए जाते हैं लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है। और इसको कहाँ से प्राप्त किया गया था? लैक्टम से। और लैक्टम किसको बोलते हैं? लैटिन भाषा में दूध को। लैक्टम से प्राप्त किया गया था। तो देखो प्राकृतिक स्रोत, ठीक है ना। प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ यौगिकों का नामकरण किया है रूढ़ पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार किया है बच्चों? रूढ़ पद्धति के अनुसार, ठीक है ना। तो आपने आज रूढ़ पद्धति को चेक किया है। रूढ़ पद्धति के अनुसार किस तरह से यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं हमको ये सूत्र पढ़ने चाहिए और इनके नाम भी हमको ध्यान में रखने चाहिए। कई बार रूढ़ नामों से भी यौगिकों को बोल दिया जाता है जो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा यौगिक का नाम बोला गया। तो अगर हमको ये ध्यान में रहते हैं तो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है। तो बच्चों रूढ़ पद्धति में आपको थोड़ा सा और मुझे बताना है कि रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के आधार पर कुछ समूह बनते हैं, जैसे आइसो और नियो। आइसो और नियो उनके कुछ यौगिक बनेंगे। उन यौगिकों को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो आपका ये लंबा हो जाएगा। तो आज आप यहाँ तक ही इसको लर्न करेंगे, यहाँ तक ही इसको पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ना है आज,
पढ़ा है, और आज क्या पढ़ा है आपने, नामकरण की रूढ़ पद्धति। ठीक है ना, इसके बारे में जो भी विशेष बचेगा उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके विद्यार्थियों।